फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम वीबीटी के बारे में पढ़ रहे थे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की स्टडी कर रहे थे हम। आज हम उसी के आगे वीबीटी की थ्योरी में आगे देखेंगे कि पॉलिंग ने जो बनने वाला कॉम्प्लेक्स है मैटर और लिगेंड, उनमें उनकी बॉन्ड नेचर को कैसे एक्सप्लेन किया था। कोई भी कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो उसमें मैटर और लिगेंड दोनों कंबाइंड होते हैं और एक फिक्स ज्योमेट्री का फॉर्मेशन करते हैं। उनकी ज्योमेट्री की बेस पर पॉलिंग ने एम तथा एल बॉन्ड की नेचर को समझाने की कोशिश करी। उनके अनुसार यदि संकुल निर्माण में धातु आयन के इलेक्ट्रॉनों में युग्मन होता है तो एमएल बंध सहसंयोजक प्रकृति का होगा तथा इस प्रकार से बनने वाले संकुल न्यून चक्रण संकुल कहलाएगा। सहसंयोजक प्रकृति के ये संकुलों में संकरण में अंतःकक्षक का उपयोग होता है और उन्हें अंतःकक्षक संकुल भी कहा जाता है। यदि संकुलों में संकरण में प्रयुक्त होने वाले कक्षक बाह्यतम संयोजी कोश के होते हैं तो वे अवश्य ही आयनिक प्रकृति के होते हैं। ऐसे संकुल उच्च चक्रण संकुल कहलाते हैं। संकुल दो प्रकार के होते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। निम्न चक्रण संकुल जो कि सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं और इन्हें हम अंतःकक्षक संकुल भी कहते हैं। ये प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। दूसरा हमारे होते हैं उच्च चक्रण संकुल। ये आयनिक प्रकृति के होते हैं तथा इन्हें हम बाह्य कक्षक संकुल भी कहते हैं और ये अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं। अंतःकक्षक संकरण संकुल बाह्य कक्षक संकुल से अधिक स्थायी होते हैं क्योंकि अंतःकक्षक संकरण में कम ऊर्जा के कक्षक भाग लेते हैं जबकि बाह्य कक्षक संकरण में उच्च ऊर्जा वाले कक्षक भाग लेते हैं। संकुलों के संकरण के आधार पर उनकी ज्यामिति को हम इस प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं। अगर किसी भी संकुल में D2sp3 या sp3D2 संकरण है तो उसकी ज्यामिति जो है वो अष्टफलकीय होगी और उनके चुंबकीय गुणधर्म उनमें उपस्थित संकरण पर निर्भर करते हैं। यदि उनमें DsP2 संकरण है तो उनकी ज्यामिति वर्गाकार समतलीय होगी और यदि उनमें sp3 संकरण है तो उनकी ज्यामिति चतुष्फलकीय होगी। अब हम इसमें सबसे पहले देखते हैं अष्टफलकीय संकुल। किस तरह से अष्टफलकीय संकुलों का निर्माण होता है। यदि किसी संकुल में भाग लेने वाले धातु आयन में यदि D0, D1, D2 और D3 विन्यास हो तो इस प्रकार के धातु आयन हमेशा ही अष्टफलकीय संकुलों का निर्माण करते हैं। अष्टफलकीय ज्यामिति वाले संकुल दो प्रकार के होते हैं, sp3D2 तथा D2sp3। अब यदि किसी धातु आयन में D0, D1, D2 और D3 विन्यास है तो वो हमेशा ही ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे क्योंकि उनमें दो ही वैकेंट d ऑर्बिटल बचेंगे और ये दो बचे हुए वैकेंट d ऑर्बिटल अपने से हायर एनर्जी लेवल के s तथा p ऑर्बिटल के साथ
हाइब्रिडाइज होंगे और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन कर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। FeCN6-3 कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री हम देखते हैं। इसके लिए हम इस कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर को समझने के लिए सबसे पहले हम मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। मेटल आयन मीन्स Fe, आयरन का हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। फिर उसमें उपस्थित रिक्त कक्षकों के आधार पर इसकी ज्यामिति का निर्धारण करेंगे। देखिए हम किस प्रकार से इसकी ज्यामिति का निर्धारण करते हैं। सबसे पहले हम Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेते हैं। Fe का एटॉमिक नंबर 26 होता है। उसके अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6 और 4s2 होगा। क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, Fe+3 की फॉर्म में प्रेजेंट है। अच्छा, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 3d5, 4s0, 4p0। जब हम इसके चुंबकीय आघूर्ण के मान की गणना करते हैं तो स्वतंत्र धातु आयन का चुंबकीय आघूर्ण का मान मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 5.92 Vm होती है, जो कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखकर हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि इसका चुंबकीय आघूर्ण का मान 5.92 ही होगा, क्योंकि इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। किंतु यदि हम इसके कॉम्प्लेक्स आयन के मैग्नेटिक मोमेंट का कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें इसके मैग्नेटिक मोमेंट का मान 2.3 Bm प्रदर्शित होता है। अतः इसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि जब मेटल आयन लिगेंड के साथ कंबाइंड होता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, तो उसमें एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। मीन्स जो उसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट है वो लिगेंड के साथ कंबाइंड होने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए पेयर्ड हो जाते हैं और उसमें एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाता है। तो उसमें 2 रिक्त डी कक्षक dx2, y2 व dz स्क्वायर ऑर्बिटल ही उसमें अवेलेबल होते हैं, जो कि हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। 2 डी कक्षक और 1 s और 3 p कक्षक हाइब्रिडाइज्ड होकर D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं और ये 6 रिक्त कक्षक मिलकर 6 लिगेंड के साथ इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये हम यहाँ देख सकते हैं। देखिए इसके जो D3D के जो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ आकर पेयर्ड हो जाते हैं और अब इसके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है और 2 वैकेंट d ऑर्बिटल, 1 s और 3 p। इस प्रकार से 6 वैकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होकर सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं और ये 6 लिगेंड के साथ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, ये इसके चुंबकीय आघूर्ण से हम इसकी इस स्ट्रक्चर को जस्टिफाई कर सकते हैं कि इसमें D2sp3 का संकरण होता है और इसमें अंततः क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल के अंदर वाले d ऑर्बिटल संकरण में भाग ले रहे हैं, 3D के 2 ऑर्बिटल इसमें भाग लेते हैं, इसीलिए इन्हें अंतः कक्षक संकुल भी कहा जाता है। थैंक्स स्टूडेंट्स। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।